वेलकम टू ऑल आईसीएसई स्टूडेंट्स। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर आपको पता है फोर्स है, उसके इतने टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। दिस इज लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 फोर्स। भाई ये 10 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, विच इज टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में मेनली हमको दो पढ़ने हैं। पहला इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं आप ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें। अगर आपने किसी बॉडी को कुछ इस तरह से रखा हुआ है, किसी टेबल पर एक बुक रखी हुई है और यहां पर आप लगाएं अगर फोर्स तो ये बुक आगे की तरफ मूव कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑन अप्लाइंग अ फोर्स if a body starts moving in one direction then it is said to be doing the translational motion। साथ में आप डेफिनेशंस नोट भी कर सकते हैं, मैं साथ साथ में बोलूंगा। सेकंड और इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर के लिए दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को समझिए ध्यान से। अभी हमने पढ़ा ट्रांसलेशन में कि अगर कोई भी बॉडी पर आप फोर्स लगाएं तो वो मूव करने लग जाए। अगर इस मार्कर को आपने फ्री छोड़ दिया है और इस पर आपने फोर्स लगाया तो ये मार्कर कुछ आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक, मतलब द बॉडी शुड बी फ्री टू मूव टू परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। अब यहीं पर अगर आपने बॉडी को फ्री नहीं छोड़ा है, फॉर एग्जांपल हमने इस मार्कर को यहां से होल्ड कर लिया, तो जिस भी पॉइंट पर आप बॉडी को फिक्स करते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज द पाइवोटेड पॉइंट। उसको बोलते हैं पाइवोटेड पॉइंट। अब यहाँ पाइवोटेड पॉइंट के इधर या इधर किसी भी और जगह आप अगर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स इस बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करेगा, which means this force about a pivoted point will create the turning effect on the body। और इसी टर्निंग इफेक्ट की वजह से जो मोशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम रोटेशन मोशन। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से हमने बॉडी को पाइवोटेड कर दिया, ये लगा हुआ है पाइवोट। पाइवोट का मतलब किसी भी पॉइंट पर फिक्स कर देना। तो यहां अगर पाइवोट लगा है और यहां पर आप अगर फोर्स लगाने लग जाएं किसी एक सर्टेन डिस्टेंस डी पर, तो ये बॉडी विल ट्राई टू रोटेट एंड दिस मोशन इज नोन एज द रोटेशनल मोशन। ठीक, तो दोनों का इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन ये आता है, स्टेट द कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का आंसर है द बॉडी शुड बी फ्री टू मूव। अगर बॉडी फ्री टू मूव है तो वो कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन कर सकती है अगर आपने उस पर फोर्स लगाया तो। लेकिन द बॉडी शुड बी पाइवोटेड एट वन पॉइंट टू डू रोटेशनल मोशन। इस पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पाइवोट होना चाहिए, तब आप जब फोर्स लगाएंगे तब इट विल शो द रोटेशनल मोशन। द बॉडी शुड बी फ्री टू मूव, द बॉडी शुड बी पाइवोटेड एट वन पॉइंट। दीज आर द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन कि कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपने यहीं पर पाइवोट किया है मार्कर को और आप फोर्स यहीं पर अप्लाई करने लगे, मतलब पाइवोटेड पॉइंट पर ही, तो कोई रोटेशनल मोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। इसको हम डिटेल में अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, तो ये दोनों हो गए मोशन की बात। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स पर। आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की। बहुत मेहनत करिएगा क्योंकि बोर्ड का पेपर फिजिक्स का हमेशा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है। इट विल नॉट बी सो इजी। नाउ सेकंड टॉपिक वील अंडरस्टैंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को पहले तो दूसरा नाम इसका आप हमेशा याद रखें, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं। ठीक, और इसी चीज को आप टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये होती क्या है ये चीज है, इसको समझिए ध्यान से। अभी हमने रोटेशनल मोशन के लिए पढ़ा कि अगर आपने किसी बॉडी पर कहीं पर पाइवोट लगा रखा है और आपने किसी एक सर्टेन जगह पर फोर्स लगाया एट अ सर्टेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस बॉडी विल रोटेट। इसका मतलब ये है, ये क्यों रोटेट कर रही है, क्योंकि एक तरह का टॉर्क क्रिएट हो रहा है। अगर आप फोर्स लगा दें किसी सर्टेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर, तो एक मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क जनरेट होगा बॉडी में, जो कि बॉडी को घुमाने की कोशिश करेगा। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। इसको डिनोट आप करते हैं टाउ से।
टाउ इज द सिंबल ऑफ टॉर्क और यू कैन से मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी around a pivoted point at a particular distance, then the body will show the turning effect. This torque will be produced and it will be F into D, force into perpendicular distance. अब मैं फिर से आपको बता दूं जो मैं अभी आपको बता रहा था, अगर pivoted point पर आप फोर्स लगाने लगेंगे तो this body will not rotate, which means क्योंकि आपने perpendicular distance जीरो कर दिया है, अगर आप इस फोर्स को यहीं पर अप्लाई कर दे तो ये D will become zero. If D will become zero, tau will become zero. That is why हमेशा turning effect generate करने के लिए force has to be applied somewhere else the pivoted point. Pivoted point के अलावा इधर लगाओ चाहे इधर कहीं भी और लगाएंगे आप, आपको moment of force देखने को मिलेगा। तो ये moment of force की बेसिक डेफिनेशन है और बेसिक फॉर्मूला, force into perpendicular distance। अब मैं बात करता हूँ तीसरे टॉपिक की जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क। थर्ड आपको दिख रहा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टाउ, यहां पर हर जगह टाउ सिंबल मैंने लिखा हुआ है, टाउ का मतलब टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क देखिए, यहां पर पहले मैं आपको एसआई यूनिट बता दूं टॉर्क की। एसआई यूनिट फोर्स होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर विल बी द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक बात। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपको दिख रहा होगा फॉर्मूले से, कभी भी फैक्टर्स किसी के बताने हुआ करें तो आप फॉर्मूला चूज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब मोर द फोर्स अप्लाइड मोर विल बी द टॉर्क जनरेटेड, जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा टॉर्क जनरेट हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस आप रखेंगे उतना ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा। इसका मतलब है कि अगर यहां पर पाइवोटेड है, अगर मैं फोर्स यहां लगा दूं तो ये कम रोटेट हो सकता है, अगर फोर्स में ज्यादा डिस्टेंस पर लगाऊंगा तो इट विल क्रिएट द मोर अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये दोनों होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स F एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। ये हो गई हमारी तीसरी बात फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क की। अब हम आगे बढ़ेंगे और चौथे टॉपिक पर आएंगे जो कि बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर 10 इयर्स उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा और वो क्वेश्चन है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ फोर्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स रादर। तो अब एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा वो हमने फॉर्मूला पढ़ा टाउ इक्वल्स एफ इंटू डी, करेक्ट। टाउ की यूनिट अभी हमने पढ़ी न्यूटन मीटर, तो दिस इज 1 न्यूटन मीटर। तो ये 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क तब आएगा जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे 1 न्यूटन का और 1 मीटर की डिस्टेंस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 into 1 is giving 1 न्यूटन मीटर। अब आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं सीजीएस में, तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स 1 न्यूटन कैन बी रिटन एज 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, डाइन होती है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। और यहीं पर 1 मीटर में देयर आर 10⁵ सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 को हमने लिखा 10⁵ सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बेसिस पर वी कैन राइट 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स 10⁵ इंटू 10⁵ विल फॉर्म 10�7 और ये हो गया डाइन सेंटीमीटर। एक कंफ्यूजन छोटा सा बच्चों को कभी कभी होता है कि सर ये माइनस है, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज ओनली डैश, ठीक। ये न्यूटन मीटर में लगा हो चाहे डाइन सेंटीमीटर में, ये सिर्फ डैश है और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स 10�7 डाइन सेंटीमीटर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आता है तो सिर्फ 10�7, 10⁵, 10�9 ऐसे ऑप्शंस होते हैं, तो आप 10�7 को टिक करें। और अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो आप इतना शो करके यहां फाइनल आंसर छोड़ेंगे। तो ये हो गई चौथे कंडीशन की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे 5th टॉपिक पर।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप तुरंत कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी रिजॉल्व की जाएगी। चलिए हम फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये बेसिकली दो टाइप के हैं। पहला तरीका ये है, किसी पर आप अगर फोर्स लगा दे, देखिए बात समझिएगा, यहां पर मैंने पाइवोट किया, आपके हिसाब से, आप जिधर से देख रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर मैंने यहां पर पाइवोट करके फोर्स ऐसे लगाया तो ये कैसे घूमा, ऐसे, आपके हिसाब से ये कैसे घूमा, ऐसे, तो ये कौन सा मोशन है, क्लॉकवाइज मोशन। और अगर मैंने फोर्स लगाया यहां से तो ये घूमा कुछ ऐसे, तो आपके हिसाब से इट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये दो तरह के मोमेंट्स होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसका मतलब है कुछ ऐसा, और क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब जैसे घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब ऐसा मोमेंट। तो कभी भी आप किसी बॉडी पर पाइवोटेड पॉइंट के अराउंड कहीं पर अगर फोर्स लगाएंगे तो या तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी या फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन वेदर द बॉडी इज हैविंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक, तो ये होते हैं दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट। आप जब भी सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स में, आपको बता दूं, व्हाइल सॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मूवमेंट विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। क्योंकि अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है और उसको आपने पॉजिटिव माना तो क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड विल बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। ठीक, ये हो गई टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात। अब हम बात रीजनिंग की करेंगे जो कि बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा मार्क्स जो कटते हैं बच्चों के, जो देखा गया है कॉपी करेक्शन में, वो ये है कि रीजनिंग में हाउ टू राइट द आंसर्स। उनको आंसर्स आते हैं लेकिन कैसे लिखना है उसकी वजह से उनके नंबर चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई हैंडल्स, जो हैंडल होते हैं दरवाजे के, व्हाई हैंडल्स आर प्रोवाइडेड एट द फ्री एंड ऑफ द डोर। फ्री एंड समझते हैं आप, दरवाजे का एक एंड फिक्स होता है और एक एंड फ्री, एट द फ्री एंड ऑफ द डोर। ये है हमारा क्वेश्चन। आप इसका आंसर लिखना सीख लीजिए ध्यान से। सबसे पहली बात ये होती है, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये हो क्यों रहा है। टाउ इक्वल्स एफ इंटू डी। ठीक, ये है आपका डोर, यहां से वो पाइवोटेड है और ये कुछ आपका इस तरह का दरवाजा है। फाइन, तो क्वेश्चन ये है कि डोर पर हैंडल हमेशा फ्री एंड पर प्रोवाइडेड होता है, यहां या बीच में क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते आप? उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि डी अगर मैक्सिमम होगा, डी अगर मैक्सिमम, क्योंकि देखिए किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए आपका टाउ हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो किस पर डिपेंड करता है, बॉडी का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका मास कैसा है। तो उस हर बॉडी को घुमाने के लिए आपको एक फिक्स्ड टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो वो फिक्स्ड, अगर टाउ कांस्टेंट हो गया, विच मींस एफ इनटू डी विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि डी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसका सीधा मतलब ये हुआ, अगर डी ज्यादा रखेंगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। दैट इज वाई हैंडल्स आर प्रोवाइडेड एट द फ्री एंड ऑफ द डोर, क्योंकि आपने डी को कर दिया मैक्सिमाइज। डी है आपका मैक्सिमम, और अगर डी है मैक्सिमम तो फोर्स अप्लाइड विल बी मिनिमम। क्योंकि कभी भी किसी बॉडी को घुमाना है अगर, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको अननेसेसरली ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। दैट इज वाई व्हाट वी डू इज, हम हमेशा डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करते हैं सो दैट फोर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। अब आप इसको आंसर को लिखेंगे कैसे वो ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो 2 मार्क्स के आते हैं, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। फाइन, आंसर आप सीधा सीधा इसमें बच्चे क्या होता है, कभी कभी थ्योरी या कथा टाइप की लिख के आ जाते हैं। दैट इज नॉट नीडेड इन फिजिक्स। सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस टाउ इक्वल्स एफ इंटू डी। अगर किसी भी रीजनिंग में फॉर्मूला है तो आपको वो लिखना ही है, क्वेश्चन कहेगा नहीं। फिजिक्स में हमेशा आपको फॉर्मूला लिखना ही होता है। तो सिंस टाउ इक्वल्स एफ इंटू डी, देयरफॉर इफ डी इज मैक्सिमम,
देयरफॉर एफ इज मिनिमम। तो अगर डी मैक्सिमम हुआ तो एफ मिनिमम होगा। ये आपको इस पर एक नंबर मिल जाता है, क्योंकि आपने ये एक सीधा सीधा, अभी भी क्या प्रॉब्लम है, अभी भी कीवर्ड मिसिंग है। कीवर्ड आपका क्या है? ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स। तो साथ में आप ऐड करेंगे ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स। ये होता है इस क्वेश्चन का कीवर्ड। इस तरह की जो भी रीजनिंग आएंगी उनका कीवर्ड होता है ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स। ये लिखना मैंडेटरी है, साथ में टाउ इक्वल टू डी लिखना मैंडेटरी है। फिर आप एक दो लाइन में सिर्फ ये लिख सकते हैं, if the handles are provided at the free end, then the distance will be maximum, and that is why least force will be needed to rotate it. That is why handles are provided at the free end of the door. एक और एग्जांपल बताता हूं आपको स्पैनर का। स्पैनर का एग्जांपल ये पूछते हैं हम कि लॉन्ग हैंडल्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं स्पैनर के साथ? Why long handles are provided with spanner? जैसे स्पैनर है, स्पैनर किसके काम आता है? नट बोल्ट वगैरह खोलने के। ठीक, स्पैनर को ही आप रेंच भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को रेंच कहते हैं। अगर आपको ये नट बोल्ट ओपन करना है तो सपोज ये है हमारा स्पैनर, इसको ध्यान से समझिए। ठीक, कुछ ऐसा। अब बात ये आ रही है कि कुछ ऐसा आपने स्पैनर, यहां पर अगर आप फोर्स लगाएंगे, अगर हैंडल आपका, अगर ये नट बोल्ट को आपको रोटेट करना है, मतलब ये क्या हो गया आपका पाइवोटेड पॉइंट। तो दिस इज पाइवोट। अगर लॉन्ग हैंडल प्रोवाइड होगा तो ये जो डी है ये मैक्सिमाइज होगा, और अगर डी मैक्सिमाइज हुआ तो फोर्स विल बी मिनिमाइज्ड। तो डी मैक्सिमम रखने से फोर्स को मिनिमम रखा जा सकता है, और आप हमेशा यही चाहते हैं कि कभी भी फोर्स लगाएं तो कम मेहनत किए हुए आपका काम हो जाए, कभी भी अननेसेसरली आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए लॉन्ग हैंडल्स आर प्रोवाइडेड इन द स्पैनर बिकॉज डी मैक्सिमाइज करके हम फोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजनिंग। तो ये हो गया आपका 6th पार्ट जिसको बोलते हैं रीजनिंग। आई होप सब ठीक जा रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और 7th चीज समझेंगे जिसका नाम है कपल। अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिसमें अगर आप एक तरफ फोर्स लगा दें तो वो ओपन हो जाएगी। ठीक, एक तरफ फोर्स लगा के। कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक तरफ फोर्स लगा करके काम नहीं चलेगा। देखिए बात समझिए, सपोज ये बॉटल है, ठीक, आप इस ढक्कन को खोलना चाह रहे हैं, तो इस ढक्कन को खोलने में अगर आप सिर्फ इधर फोर्स लगाएंगे, अगर सिर्फ इधर फोर्स लगाया तो ये कैप रोटेट नहीं होने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे, तो यहां से हमने इसको ऐसे फोर्स लगाना है और इधर से हमको इसको ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो हम दोनों साइड ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाते हैं कुछ इस तरह से, तब हमारा ये ढक्कन रोटेट होता है। इस तरह की कुछ बॉडीज होती हैं जिसमें आपको दो फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। कुछ ऐसे, अगर आपने एक फोर्स ऐसे लगाया और एक फोर्स ऐसे किसी एक सर्टेन डिस्टेंस डी पर, तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं कपल। तो ये है कपल। कपल का मतलब हो गया सीधा सीधा टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फॉर्म अ कपल। ये है डेफिनेशन कपल की। अब इसमें अगर बात करें हम मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ की, फोर्स, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स, दिस इज ईदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो टाउ इज इक्वल्स टू ईदर फोर्स, मतलब या तो ये वाला फोर्स ले लो या फिर वो वाला, है दोनों बराबर ही। तो एक फोर्स ले लिया और डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है, डी। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो मेन फॉर्मूला है टॉर्क का वो नहीं चेंज हो रहा है, इट इज सिंपली अप्लाइड एफ इंटू डी इक्वल्स टाउ। तो कपल में भी फॉर्मूला सेम रहता है, बस फर्क इतना है कुछ बॉडीज को रोटेट सिर्फ एक तरफ फोर्स लगा करके नहीं कराया जा सकता, इसलिए भी अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस टू रोटेट। जैसे टैप हो गया, किसी बॉटल का ढक्कन खोलना है, इस तरह की चीजें। तो ट्रक या कोई हैवी व्हीकल होता है तो उसका जो प्रोवाइडेड होता है हमारा स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग को दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ता है क्योंकि उसके लिए अच्छा खासा टॉर्क चाहिए। तो एक हाथ इधर लगा करके ऐसे खींचा, एक हाथ इधर लगा करके ऐसे, तब आपकी स्टीयरिंग रोटेट करती है। तो दिस इज व्हाई कपल इज नीडेड। आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। पहले तो इक्विलिब्रियम के बारे में समझ लीजिए। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सेवरल फोर्सेस। अगर किसी बॉडी पर आप सेवरल फोर्सेस लगा रहे हैं, उसके बावजूद बॉडी या तो रेस्ट पे हो और या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो, तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे आप इसको समझिए, सपोज आपकी ये बुक रखी हुई है टेबल पर, क्या इस पर कुछ फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कौन से? पहला फोर्स एक्ट कर रहा है इसका खुद का वेट जो कि है नीचे, ये हो गया इसका खुद का वेट। और दूसरा, जब आप खुद वेट लगाते हैं नीचे की तरफ, तो अर्थ आप पर पलट के क्या लगाती है? रिएक्शन। तो ये टेबल इस बुक पर ऊपर की तरफ लगा रही है रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं इट इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट स्टिल द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, मतलब इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसको आप बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझ लो, दोनों टाइप भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये रहा हमारा पहला टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन आपके लिए पढ़ दूं। इफ अ बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सेवरल फोर्सेस, देन इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तब उसको बोलते हैं कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और दूसरा केस आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि उल्टा हो जाएगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है, सपोज आप इसको इस तरह समझे कि अगर कोई ये ऐसा प्लेन है, ठीक, प्लेन आपका मूव कर रहा है। अब जब प्लेन उड़ रहा होता है किसी सर्टेन हाइट पर, तो नीचे उसका क्या लग रहा है? वेट, जो कि कौन बैलेंस कर रहा है? एयर का फ्रिक्शन या बुओयंट फोर्स। तो नीचे की तरफ इसका खुद का वेट लग रहा है और ऊपर की तरफ लग रहा है बुओयंट फोर्स। तो दोनों फोर्सेस आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेन इज जीरो। दैट इज व्हाई इट इज मूविंग विद डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे है, इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सेवरल फोर्सेस, इट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ द बॉडी इज इन मोशन इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सेवरल फोर्सेस, इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये होते हैं इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स। अब मैं आपको बताता हूं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है कि स्टेट टू कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम या फिर टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रहने की जो दो कंडीशंस है वो किस तरह की है? सिर्फ दो है और 2 नंबर की पूछी जाती है जब भी पूछी जाएंगी। तो ये है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको बहुत ध्यान से समझिए। पहली सिंपल सी कंडीशन, द एल्जेब्रिक सम या फिर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। इसको आप लिखेंगे कैसे? सिग्मा एफ इक्वल जीरो। सिग्मा का मतलब होता है टोटल फोर्सेस। अगर एक फोर्स ऊपर लग रहा है F1, तो उसको अगर आपने पॉजिटिव लिया और दूसरा फोर्स नीचे लग रहा है उसको आपने नेगेटिव लिया, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का इफेक्ट विल बी जीरो, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो अगर नेट फोर्स या फिर सारे फोर्सेस का सम अगर जीरो है, तो उसको बोलते हैं पहली कंडीशन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। सेकेंड पॉइंट, सिग्मा टाउ इक्वल जीरो। टाउ क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको मैं पढ़ दूं आपको कंडीशन को डिटेल सही से साइंटिफिक तरीके से। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। अगर बॉडी पर, देखिए समझिएगा बात को, ये कंडीशन कैसी है। सपोज ये पाइवोट है, मैंने एक फोर्स इधर लगाया F d डिस्टेंस पर, तो ये कैसा मोमेंट देगा? देखो ये पाइवोट है, अगर ये फोर्स ऐसे जा रहा है तो ये ऐसा मोमेंट देगा, मतलब ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? एक और फोर्स F लगा दे रहा हूं d डिस्टेंस पर ही, तो अब ये किस डायरेक्शन में मोमेंट देगा? ऐसे। ऐसे मतलब क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टाउ 1 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट टाउ 2, तो नेट मोमेंट कितना आ रहा है? जीरो।
तो अगर आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स 0 है, देन ऑल्सो योर बॉडी विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम दो होती है, सिग्मा एफ इक्वल 0, नेट फोर्स 0, सिग्मा टाउ इक्वल 0, नेट टॉर्क इक्वल 0। दीज आर द टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं और मैं आपको समझा देता हूं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, आपने दो टाइप के मूवमेंट पढ़े, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट। और अभी अभी आपने कंडीशन पढ़ी है कि नेट मोमेंट 0। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सीधा सीधा कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो दिस इज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फाइन इक्वल्स सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। का मतलब ये हो गया कि आपके सेवरल फोर्सेस सपोज लग रहे हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहे हैं, और कुछ फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहे हैं। तो अगर पाइवोटेड इधर है तो सपोज ये F1 लग रहा है D1 डिस्टेंस पर, और इधर हम लगा दें F2 D2 डिस्टेंस पर। समझिएगा बात को ध्यान से, ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो F2 इंटू D2, क्योंकि टाउ क्या होता है F इंटू D, तो ये कितना मोमेंट देगा F2 इंटू D2। और क्लॉकवाइज मोमेंट कितना लग रहा है F1 इंटू D1, तो इज इक्वल्स टू F1 इंटू D1। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के हमेशा बराबर होगा, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जिसको हमको बेसिकली न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ही ये पढ़ाया जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखें, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ये थे आपके 10 टॉपिक्स आज पहली क्लास के। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। यू आर ऑलवेज वेलकम। और बिल्कुल परेशान ना हो, प्रॉपर सिस्टमैटिक बोर्ड प्रिपरेशन आपकी 2026 के लिए यहाँ पर होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।